नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे प्लांट लेआउट के बारे में कि प्लांट लेआउट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके कुछ नीड्स जानेंगे, उसके डेफिनेशंस, उसके नीड्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फैक्टर्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिया बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करें प्लांट लेआउट की। तो प्लांट लेआउट इज द मोस्ट इफेक्टिव फिजिकल अरेंजमेंट एदर एग्जिस्टिंग और इन प्लान्स ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू अचीव ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेशन and efficiency of 4 M's men, material, machines and methods in a plant। तो प्लांट लेआउट जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर हम लोग को 4 एम्प्स जो है वो अरेंज करने पड़ते हैं। 4 एम्प्स का मतलब यहाँ पे होता है मैन, मटेरियल्स, मशीन्स एंड मेथड्स, किसी भी प्लांट को या प्लांट के अंदर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए। और साथ में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है प्लान्स, इंडस्ट्रियल प्लान्स को एग्जिस्ट करना पड़ता है और साथ में इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को भी एग्जिस्ट करना पड़ता है, ताकि जो भी अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट को मिलाकर कोऑर्डिनेट के साथ एक एफिशिएंसी से अचीवमेंट किया जाए, किसी भी गोल को अचीव किया जाए। यही कारण होता है, यही टारगेट भी होता है किसी भी प्लांट का। तो प्लांट है, मशीन है, मेंस है, मटेरियल्स है, तो जाहिर है कि उस लेआउट में कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो सभी प्लांट लेआउट के अंदर अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको लेबर नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपको मशीन्स ठीक से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि आपको मटेरियल्स सही नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आपको मेथड्स अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है किसी भी प्लांट लेआउट में, तो उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग यहाँ पे प्लांट लेआउट का डेफिनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो ऑथर लिखा है उसे ही लिखना, बस इस तरह से लिखना कि वो समझ में आए कि क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो। Plant layout is planning the path each component or part of the product is to follow through the plant, coordinating the paths of the various parts so that the manufacturing process may be carried out in the most economical manner. Then preparing drawing or other representation of the arrangement, and finally seeing that the plan is properly put into effect। तो ये तो था उसका डेफिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करें नीड ऑफ प्लांट लेआउट का। तो प्लांट लेआउट का नीड क्या है? मैनी सिचुएशंस गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट। तो बहुत अलग अलग तरह के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं प्लांट लेआउट के अंदर, जो प्रॉब्लम राइज करते, प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। अलग अलग तरह के, हर दिन आपको अलग तरह का प्रॉब्लम आपको अपने प्लांट के अंदर देखने को मिल सकता है। और किसी भी प्लांट में सिमिलर प्रॉब्लम्स नहीं होते, सबके अंदर अलग अलग जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। टू प्लांट्स हैविंग सिमिलर ऑपरेशंस मे नॉट हैव द आइडेंटिकल लेआउट्स, दिस में बी ड्यू टू साइज ऑफ द प्लांट। हो सकता है कि प्लांट का साइज बड़ा हो सकता है कि उसका नेचर ऑफ द प्रोसेस एंड मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, कैलिबर हो, इस तरह से हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बात करें उसके कुछ पॉइंट्स की। द नेसेसिटी ऑफ प्लांट लेआउट में बी फेल्ट एंड द प्रॉब्लम में अराइज व्हेन। प्रॉब्लम कब तैयार होता है प्लांट लेआउट में, वो हम लोग को देखेंगे इस पॉइंट्स में। जब डिज़ाइन का चेंजेस होता है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका डिज़ाइन में चेंजेस आता है, एंटरप्राइज के अंदर एक्सपेंशन जुड़ने लगता है, या फिर डिपार्टमेंट का साइज़ बढ़ जाता है, वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है, फिर या फिर अगर नया प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाता है कि अभी जो लाइन में प्रोडक्शन जैसे बन रहा है, अभी साबुन आप अपने फैक्ट्री में बना रहे हो और अचानक से आपको डिक्लेरेशन होता है कि आपको साबुन के साथ शैम्पू ही बनाना है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट, जब किसी एंटरप्राइज में नया डिपार्टमेंट जुड़ता है तो उनको फिर से रीअलोकेट करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या बनता है, नहीं बनता है, कहाँ पे क्या काम होता है, ये समझाना होता है।
तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। फिर जब नया प्लांट बनता है तो उसका सेटअप जब होता है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये नीड ऑफ प्लांट लेआउट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग। द लेआउट ऑफ ए प्लांट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द अबव डेफिनेशन, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लेआउट मे बी ग्रेटली वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो होता है लेआउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी का अलग अलग डेफिनेशन भी होता है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है वो प्लांट का लेआउट के लिए। तो यहाँ पे प्लांट लेआउट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए, अटेनिंग करने के लिए बेस्ट पॉसिबल लेआउट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से लेआउट्स है वो देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है वो देखते हैं। द वेट, वॉल्यूम और मोबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि बन रहा है, उसका वेट कितना है, उसको हैंडलिंग उसका कितना हो रहा है, वो कितने तरीके से, कितना वो डिफ़िकल्टीज लेके आ रहा है, कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको हैंडल करना, उसको उसको बनाने के लिए कितने लोगों का ज़रूरत पड़ रहा है, कितने एम्प्लॉयमेंट्स का ज़रूरत पड़ रहा है, कितने इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ रहा है। उन सभी का इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है, उन सभी का एक अलग कंसिडरेशन होता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सभी को एक एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े शिप्स बनते हैं, जो समुद्र में शिप चलते हैं, उन सभी को बनाने में जो मशीन्स लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मशीन्स लगते हैं, बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, और कॉस्टली मटेरियल्स भी लगते हैं, और उनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और बहुत ज़्यादा लोगों का ज़रूरत भी पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फाइनल प्रोडक्ट इज़ क्वाइट हैवी। तो हाँ, हो सकता है जब कोई शिप बन रहा है तो वो हैवी तो होगा ही, उसके बाद फिर उसको डिफ़िकल्ट भी होता है हैंडल करना। उसका कॉस्ट भी, मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, हैंडलिंग इक्विपमेंट भी ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी लगता है उसको बनाने में। फिर इम्पोर्टेंस कंसिडरेशन विल बी द इम्पोर्टेंस लगता है मूव ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मूवमेंट भी समझ में आता है, वो कितना पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल्स भी देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, बॉयलर, टरबाइंस, लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड शिप बिल्डिंग कंपनीज। ये सबको बनाने में जैसे कि टाइम लगता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में मशीन्स लगते हैं, किरान लगते हैं, बहुत अलग अलग तरह का इक्विपमेंट लगता है, बहुत सारे लेबर्स लगते हैं। तो इन सभी का जरूरत पड़ता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। If the product is made up of a very large number of components and parts, that is large number of people may be employed for handling the movement of these parts for shop to shop, or from machine to machine, or one assembly point to another, that is automobile industry। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नाम से ही हम लोग को समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होता है, कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो जैसे कि आप लैपटॉप बना रहे हो या फिर फ़ोन बना रहे हो, तो फ़ोन के लिए सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई हार्डवेयर बनाता है, कोई एप्लीकेशंस बनाता है, कोई उसके अंदर उनको मैन्युफैक्चर करता है, कोई उसके अंदर इक्विपमेंट्स जोड़ता है, कोई साउंड ट्रैक लगाता है, कोई स्पीकर, कोई कैमरा, कोई कुछ बनाता है। तो ये सभी होते हैं कि एक पीपल टू पीपल काम करता है, और इसमें भी लोगों का ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसको हैंडल करना तो सही है, लेकिन इनको जो शॉप टू शॉप जाना है, इनका मशीन टू मशीन काम होता है, कि एक मशीन से दूसरे मशीन में जा रहा है, एक शॉप से दूसरे शॉप में जा रहा है। तो ये सारा पॉइंट को देखा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत पेचीदा होता है। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। फिर आता है द लेंथ ऑफ द प्रोसेस इन रिलेशन ऑफ हैंडलिंग टाइम। लेंथ ऑफ द प्रोसेस का मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्शन बना रहे, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका उनका उनका हैंडलिंग टाइम कितना लग रहा है, वो कितने समय में वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनको किस तरह से हैंडल करे, कितना देर तक उसको हैंडल कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को। ये सब होता है। जो सबसे ज़्यादा होता है टर्बिन इंडस्ट्री में होता है, जो टरबाइन जो बनते हैं उस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। इफ़ द मटेरियल हैंडलिंग टाइम रिप्रेजेंट अ एप्लीकेबल proportion of the total time of manufacturing, any reduction in handling time of the product may result a great productivity improvement of the industrial unit। तो यहाँ पे वही बताएगा कि जो रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेबल प्रोपोर्शन को, जो टोटल टाइम को मैन्युफैक्चर करता है, उसमें जो किसी तरह का रिडक्शन नहीं होता है हैंडलिंग टाइम में, तो वो जो है अपना अच्छा ग्रेट रिजल्ट भी देता है प्रोडक्टिविटी का, कि उसका प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल यूनिट भी जो है वो अच्छा होता है। तो ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस लेआउट। अब हम लोग बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की।
तो ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ शुड प्रोवाइड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन टू ऑल कंसर्न। तो हाँ, यहाँ पे ये हर तरह का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है कंपनी। या फिर प्लांट मटेरियल हैंडलिंग एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन ऑपरेशन टू द नेक्स्ट इज मिनिमाइज्ड एंड एफिशिएंटली कंट्रोल्ड। तो ये कंट्रोल्ड होता है। और मटेरियल हैंडलिंग भी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट लोग लेआउट में, ऑपरेशंस में। और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन भी होना ज़रूरी होता है, मिनिमाइज होता है। द प्रोडक्शन बॉटल नेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ congestion are to be eliminated so that inputs, raw materials and semi-finished parts move fast from one work station to another। तो जैसे कि कुछ प्रोडक्शन जो हो रहा है, कुछ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल्स बच जाता है, जैसे कि स्क्रैप बोल सकते हैं, या फिर पूरा तरीका से जो प्रोडक्ट बना नहीं है, तो उसको तुरंत से एक जगह से लेके दूसरा जगह में भेज दिया जाता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। फिर आता है शुड प्रोवाइड हाई वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर। तो यहाँ पे हाई वर्क प्रोसेस भी होता है जो अपना टर्नओवर को प्रोवाइड करता है कि हमको एक दिन में 10,000 टर्नओवर चाहिए, फिर 10 टर्नओवर चाहिए। अपना एक तो कैलकुलेशन होता है, अपना एक तो टारगेट होता है। फिर शुड यूटिलाइज द स्पेस मोस्ट इफेक्टिवली मे बी केमिकल यूटिलाइजेशन। तो इनको यूटिलाइज करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। फिर आता है शुड प्रोवाइड वर्कर्स कन्वेंस प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी फॉर देम। फिर वर्कर्स को कन्वेंस करना भी ज़रूरी होता है, उनको जॉब प्रमोट भी करना होता है, उनको सेटिस्फैक्शन लाना पड़ता है उस काम को लेके, उनको उनका काम का सेफ्टी भी देखना पड़ता है। उसके बाद शुड अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर ये भी फिर अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट को भी अवॉइड करना पड़ता है जो कैपिटल आप लगाने वाले हो। फिर शुड हेल्प टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। फिर लेबर को यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्प आता है, यूटिलाइज करने में भी हेल्प आता है। फिर शुड लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, बेटर क्वालिटी भी लेके आता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। और फिर शुड प्रोवाइड इजी सुपरविजन। सुपरविजन को भी सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनको भी इजीली प्रोवाइड करता है। फिर स्पेस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट। तो फ्यूचर एक्सपेंशन जो होने वाला है प्लांट में, वो उसको भी एक स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ द एरियाज ऑफ वर्कर स्टेशंस। तो फिर अलग अलग तरीका का वेंटिलेशन भी यूज़ होता है। लाइटिंग जो सही से लाइट होता है, रात के अंधेरे में जो काम हो रहा है, रात में लाइट जला रहा है, सही लाइट जल रहा है या नहीं चल रहा है, उनका एरिया जो है, उनका वर्क स्टेशन जो वो सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सब प्रोवाइड करता है। और ये सब ज़रूरी भी होता है। फिर अब हम लोग बात करें यहाँ पे फैक्टर्स की। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है, हम लोगों ने 4 फैक्टर्स हम लोग देखे थे, मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, whatever whatever be the type of layout being complicated, the following factors are to be considered because these factors have got significant influence on the design of the layout. Man factor: the man is very flexible element who can made suitable for all sort of layouts। तो यहाँ पे मैन फैक्टर जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है हर एलिमेंट को चलाने के लिए, और हर चीज़ को सूटेबली काम करता है। सॉर्ट ऑफ लेआउट्स में हर तरह का लेआउट में वो काम कर सकता है। फिर मेन कंसिडरेशन आर एज फॉलो: सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन की उनका वो जो काम करे वो सेफ्टी है या सेफ है या नहीं है, फिर उनका वर्किंग कंडीशन कैसा है। फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स। तो मैन पावर में रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका स्किल क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है, आप कितने वर्कर्स से अच्छे हो। फिर देयर नंबर रिक्वायर्ड एंड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर फिर उतने लोगों को वो रिक्वायर करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर मैन पावर यूटिलाइजेशन इन द प्लांट, फिर मैन पावर का यूटिलाइजेशन भी होता है। फिर ह्यूमन रिलेशन एक दूसरे का कैसा है वो भी देखा जाता है। फिर आता है मटेरियल फैक्टर। इट इंक्लूड्स द वेरियस इनपुट मटेरियल्स लाइक रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड पार्ट्स एंड मटेरियल्स इन प्रोसेस, स्क्रैप फिनिश्ड प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल्स, टूल्स एंड अदर सर्विस। तो यहाँ पे मटेरियल्स में जो जो हम लोग को देखने को मिलता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड पार्ट्स, मटेरियल्स इन प्रोसेस, स्क्रैप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सब जो होता है, ये सब हम लोग का मटेरियल्स होता है जो टूल्स लगते हैं।
तो इनको भी हम लोग मेन कंसिडरेशन लिख सकते हैं। डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो नया स्पेसिफिकेशन बना है, नया डिज़ाइन बना है प्रोडक्ट का, उसको बनाना। क्वांटिटी एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स, नया नया क्वांटिटी बनाना। फिर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाना, वेरियस इनपुट्स, मटेरियल कंपोनेंट, parts of material and their sequence of operations, that is how they go together to generate the final product। फिर आता है मशीन प्रोडक्ट, मशीन फैक्ट्री का, sorry, machinery factor। The operation machinery is also one of the most important factor, therefore all the information regarding equipment and tools are necessary फॉर इंस्पेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस। इंस मशीन है तो उनका मेंटेनेंस भी लगता है, उनके लिए भी नेसेसरी टूल्स होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, प्रोसेसिंग, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे मिलता है, वो इक्विपमेंट किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा, वो सभी के बारे में जानना होता है। द प्रोसेस ऑफ मेथड शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड फर्स्ट। सबसे पहले उस मेथड को प्रोसेस किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड उसका क्या है। उसके बाद मशीनरी एंड टूल्स सिलेक्शन depends upon the type of process and method, so proper machinery and other supporting equipment should be selected on the basis of volume production। तो इसे हमें बताने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि सपोर्टिव इक्विपमेंट इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मशीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब होता है। फिर आता है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेटिंग बैलेंस। इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन करना कि वो कितना डिपेंड हो रहा है उस प्रोडक्शन में। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग बैलेंस, वो बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कितनी देर तक चल रहा है। मशीन शुड बी यूज टू देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्पीड, वो कितने स्पीड में चल रहा है, वो कितना फीडबैक दे रहा है, वो फीड कितना दे रहा है, उसका डेप्थ कितना है, कट ऑफ डेप्थ कितना है। मशीनरी रिक्वायरमेंट इज मोस्ट बेस्ड ऑन प्रोसेस और मेथड, और मशीनरी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि वो कितने देर तक चल रहा है, उनका प्रोसेस क्या है, उसका मेथड क्या है। मेंटेन ऑफ मशीन्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उन मशीन का मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे मूवमेंट फैक्टर की, तो इन मेनली डील्स विथ द मूवमेंट ऑफ men and materials। A good layout should ensure short moves and should always tend towards competition of product। It also includes interdepartmental movements and material handling equipment। This includes the follow pattern reduction of unnecessary handling space for movement and analysis of handling method। तो इन मूवमेंट फैक्टर में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी लोग बन रहे हैं, उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, प्लांट लेआउट के अंदर उनका मूवमेंट कैसा है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कॉम्प्लेशन क्या है, अननेसेसरी रिडक्शन क्या है, हैंडलिंग, वो एक दूसरे के साथ हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, उनको एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं, ये सब होता है मूवमेंट फैक्टर। फिर आता है वेटिंग फैक्टर जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, हो सकता है कि कभी कभी उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो प्रोडक्शन बनने में टाइम लग जाता है, या फिर उनको आज बनाने के लिए बोला गया था लेकिन उनका टाइम जो है डिले कर दिया गया कि कुछ दिन बाद बनाओ, तो इस तरह से वेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंस भी है, तो लोकेशन ऑफ स्टोरेज, डिले पॉइंट्स, मेथड ऑफ सॉर्टिंग, स्टोरिंग, स्पेस ऑफ वेटिंग, सेफ गार्ड इक्विपमेंट फॉर स्टोरिंग एंड अवॉइडिंग डिले, ये सब होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है। जो भी केसेस आते हैं वेटिंग करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए, हो सकता है मनी प्रॉब्लम हो कि इन्वेस्टमेंट सही से नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल्स इन प्रोसेस, मटेरियल्स नहीं आया हो, रिसीविंग पॉइंट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वेटिंग फैक्टर के लिए। फिर आता है सर्विस फैक्टर। एक्टिविटीज It includes the activities and facilities for personnel such as fire protection, lighting, heating and ventilation, etc. Services for materials such as quality control, production control, service for machinery such as repair and maintenance, and utilities like power, fuel, gas and water supply। फिर सर्विस फैक्टर में यही सब आता है कि उनको
इलेक्ट्रिसिटी सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मशीन को चलाने के फ्यूल गैस है या नहीं, पानी पीने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए पानी है या नहीं, जो भी सर्विसेज जो आते हैं, प्रोडक्शन लाइटिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, सर्विस क्वालिटी कंट्रोल, ये सब सही है या नहीं, ये सर्विसेज देखना पड़ता है। उसके बाद बिल्डिंग फैक्टर, इट इंक्लूड्स आउटसाइड एंड इनसाइड बिल्डिंग फीचर्स, शेप ऑफ बिल्डिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग, सिंगल और मल्टी स्टोर, ये भी ज़रूरी होता है कि वो बिल्डिंग किस तरह से कर रहे हैं, वो बिल्ड किस तरह से कर रहे हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर कि दिस इंक्लूड्स कंसिडरेशन ड्यू टू चेंजेस इन मटेरियल, मशीनरी, प्रोसेस, मैन सपोर्टिंग एक्टिविटीज एंड इंस्टॉलेशन लिमिटेशन एटसेट्रा। इट मीन्स easy changing to new arrangements, or it includes flexibility and expandability of layouts। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है किसी भी प्रोसेस को चलाने में, मशीनरी प्रोसेस हो, मटेरियल प्रोसेस हो, चेंजेस जो आ रहे हैं वो एक जो भी चेंज आ रहा है उसमें वो कितना कितना फ्लेक्सिबल हो, कितने तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी काम कर रहा है, सपोर्ट क्या मिल रहा है उसको, एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन लिमिटेशन क्या हो गया, उसके अंदर चेंजेस क्या आ रहा है, न्यू अरेंजमेंट क्या हो रहा है, वो सभी के जो भी लेआउट्स हैं वो सभी को फ्लेक्सिबली काम उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो